दोस्तों फाइनली 2022 भी खत्म होने को आ गया है। बस कुछ ही दिन और हम 2023 में एंटर कर जाएंगे। साल दर साल यूं ही खत्म होते चले जा रहे हैं, लेकिन एक चीज जो पिछले 3 सालों से खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, वो है कोरोना वायरस पैंडेमिक। जैसे ही सब कॉन्टिनेंट पर विंटर सीजन दस्तक देता है, वैसे ही कोविड 19 पैंडेमिक की एक और पोटेंशियल वेव की चेतावनी सर चढ़कर नाचने लगती है। आपको याद दिला दें कि अब से ठीक 3 साल पहले दिसंबर 2019 में ही चाइना में कोविड 19 का फर्स्ट केस डिटेक्ट हुआ था, और उसके बाद की कहानी तो हम सब जानते हैं। माना कि पिछले 3 सालों में इस वायरस के अलग अलग स्ट्रेन्स ने दुनिया के अलग अलग कोनों में नई नई वेव्स को जन्म दिया। शुक्र है कि शुरुआती 2 से 3 स्ट्रेन्स के अलावा बाकी किसी ने दुनिया को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया है। हाई चांसेस हैं कि लेटेस्ट स्ट्रेन को भी हम में से बहुत से लोग यूं ही मामूली वेरिएंट समझकर न्यूज को ब्रश ऑफ कर दें। लेकिन दोस्तों, आज चाइना से जो डिस्टर्बिंग वीडियोस और स्टैटिस्टिक्स निकल कर आ रहे हैं, वो चीख चीख कर एक ही बात कह रहे हैं, और वो ये कि चाइना में आई नई कोविड वेव को इग्नोर करना किसी के लिए भी अफोर्डेबल नहीं है। पिछले 2 हफ्तों से चाइना में कोविड की नई वेव से जो हड़कंप मचा है, वो दुनिया के लिए एक बड़े सरदर्द की चेतावनी दे रहा है। दोस्तों, यहाँ हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, किंतु इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आज इस पैंडेमिक की रियलिटी एक बार फिर बहुत फ्राइटनिंग होती जा रही है। और केवल चाइना ही नहीं, इस स्ट्रेन से इन्फेक्टेड लोग अब सिंगापुर, ताइवान, यूएस और साउथ कोरिया में भी लार्ज नंबर्स में डिटेक्ट किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस सबके बीच यहाँ कुछ बड़े सवाल हम लोगों के लिए डिकोड करना बेहद जरूरी होते जा रहे हैं। पहला तो ये कि आखिर चाइना में चल क्या रहा है। अभी तक चाइना में इतने ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस थे और अब अचानक सब ओपन कर दिया गया। इतनी स्ट्रिक्ट जीरो कोविड पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के बावजूद चाइना में स्थिति इतनी डेंजरस आखिर कैसे जनरेट हो गई, और यदि जनरेट हो भी रही है तो आखिर इसको कंट्रोल करने में चाइना बार बार इतनी बुरी तरह कैसे फेल हो रहा है। क्या शी जिनपिंग के द्वारा जीरो कोविड पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना सही था? क्या चाइना के लिए इस पैंडेमिक को कंट्रोल करने का एक यही उपाय बच गया था? कोविड 19 का ये स्ट्रेन आखिर कितना डेंजरस हो सकता है? आखिर इस वेव से, इस पैंडेमिक की शुरुआती वेव्स की बू क्यों आ रही है? दोस्तों, यहाँ सवाल बहुत सारे हैं। इनमें से कुछ के जवाब डिकोड किए जा सकते हैं और कुछ के लिए टाइम ही सबसे बेस्ट आंसर है। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए इनमें से ज्यादा जवाबों को ढूंढने की तलाश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के जीएस 2 के आईआर सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल के जैसे होती है। जीत दर्ज करी तो पूरी दुनिया आपके लिए शोर मचाती है, पर कोई ये नहीं जानना चाहता कि उस टीम के हर एक खिलाड़ी ने न जाने कितने वक्त पहले से उस एक मैच के लिए तैयारी करनी शुरू कर दी थी। उस एक मैच के लिए कितना त्याग करा। जितनी जल्दी एक खिलाड़ी अपने गोल को तय करके तैयारी करने लग जाता है, उतना ही ज्यादा वो खिलाड़ी अपने फाइनल मैच में रेडी रहता है। एंड सेम गोज विथ यूपीएससी। आप जितनी जल्दी तैयारी चालू कर देंगे, आपके पास एक अपर हैंड होगा एग्जाम की कॉम्प्लेक्सिटीज को उतने ही अच्छे से टैकल करने का। और इसी अपर हैंड को प्रोवाइड कराने के लिए स्टडी आईक्यू लेकर आया है साल की आखिरी और सबसे बड़ी सेल को, जिसके अंतर्गत आपको 2024 के लिए पहला यूपीएससी प्री प्लस मेंस लाइव फाउंडेशन बैच मिलेगा मात्र और मात्र 17,499 की सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे, अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। ये सेल 31 दिसंबर तक वैलिड है। दोस्तों, चाइना में अभी जो स्ट्रेन फैला हुआ है उसका नाम है BF7। ये कोविड 19 की ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक सब वेरिएंट है। दोस्तों, ये कोई नया स्ट्रेन नहीं है, ये हमारे बीच काफी लंबे समय से मौजूद था, लेकिन आज चाइना में ये मास लेवल पर लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है। यदि इस वेरिएंट की सीवियरिटी की बात करें तो उसका सबसे वाइडली यूज्ड पैरामीटर होता है वायरस की R वैल्यू या रिप्रोडक्टिव वैल्यू। आप में से ज्यादातर लोग अब तक इसके मायने भी समझते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनको बता दें कि ये एक इन्फेक्टेड पर्सन अपने आगे कितने लोगों को इन्फेक्ट करता है, ये उस इन्फेक्शन की R वैल्यू होती है। कोरोना वायरस के शुरुआती स्ट्रेन्स के केस में ये वैल्यू 2 से 3 हुआ करती थी। इसके बाद जब ओमिक्रॉन वेरिएंट आया तो इसकी वैल्यू 11 तक पहुंच गई, लेकिन BF7 के केस में ये R वैल्यू 16 है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि इससे इन्फेक्टेड कोई भी एक पर्सन अपने आगे 16 और लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। और यही कारण है कि आज चाइना से इतनी स्केरी फिगर्स सामने आ रहे हैं। इन फिगर्स पर गौर करें तो दिसंबर के शुरुआती 20 दिनों में चाइना के 250 मिलियन लोग BF7 से इन्फेक्ट हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, 250 मिलियन। यानी इस वायरस ने कुल 20 दिनों के अंदर चाइना की 18% पॉपुलेशन को इन्फेक्ट किया है। एपिडेमियोलॉजिस्ट की माने तो आने वाले 3 मंथ्स में चाइना की 60% पॉपुलेशन इससे इन्फेक्ट हो सकती है।
आपको बता दें कि कई एक्सपर्ट्स के अनुसार चाइना में इंटेंसिफाई हो रही ये वेव पूरी दुनिया की 10% पॉपुलेशन को अपनी चपेट में ले सकती है और इन्फेक्शन से होने वाला डेथ टोल मिलियंस का आंकड़ा क्रॉस कर सकता है। और तो और आपको बता दें कि एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार चाइना ने हाल ही में एक दिन में इन्फेक्शन के 37 मिलियन नए केसेस रिकॉर्ड किए हैं। ऐसा अभी तक दुनिया के किसी भी देश में पिछले 3 सालों में नहीं हुआ है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर है। और तो और चाइना की नेशनल हेल्थ कमीशन के मुताबिक चाइना में पिछले 2 हफ्तों में कुल 6 डेथ्स हुई हैं। किंतु चाइना के ओवर क्राउडेड क्रेमेटोरियम्स और हॉस्पिटल्स की जो वीडियोस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सामने आ रही हैं वो ये साफ साफ बताती हैं कि वहां हर दिन होने वाली डेथ्स का नंबर बहुत ज्यादा है। क्रेमेटोरियम्स के बाहर डेड बॉडीज की पाइल्स लगे हुए हैं, लेकिन स्टाफ और स्पेस की शॉर्टेज के कारण वहां क्रेमेशन की जगह नहीं है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक बीजिंग के डिंगजियाओ क्रेमेटरी में हर दिन लगभग 200 डेड बॉडीज क्रेमेशन के लिए आ रही हैं। और ये तो केवल एक शहर के क्रेमेटोरियम की बात हो रही है। और अलग अलग स्टडीज प्रेडिक्ट कर रही हैं कि 2023 में चाइना में इस वायरस से मिलियंस में डेथ हो सकती है। दोस्तों यहाँ हमें 2 चीजें पता चलती हैं। पहली तो ये कि चाइना अभी भी अपने रियल फिगर्स को बहुत सीवियरली मिसकोट कर रहा है, और दूसरा ये कि आज एक बार फिर ये शॉक चाइना के हेल्थ सिस्टम को ओवरवेल्म कर रहा है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि वहां हॉस्पिटल में इनफ बेड्स नहीं है और फार्मेसीज में मेडिसिन की सप्लाईज स्टॉक आउट हो रही हैं। 17 दिसंबर से वुहान चाइना सोर्सेस फार्मास्यूटिकल से हर दिन 3 मिलियन आइबुप्रोफेन की पिल्स मांग रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइनीज गवर्नमेंट ने देश में आइबुप्रोफेन को यूज करने का कोटा भी लिमिट कर दिया है। कोई भी व्यक्ति 6 से ज्यादा आइबुप्रोफेन की पिल्स परचेज नहीं कर सकता। ताइवान का कहना है कि उनके यहाँ से भी चाइना पैनाडोल पिल्स को बल्क में बाई कर रहा था, जिसकी वजह से ताइवानीज गवर्नमेंट को इसकी सेल्स को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ा है। तो दोस्तों चाइना की ये ओवरवेल्ड हेल्थ सिस्टम हमें ये भी सोचने पर मजबूर कर देता है कि इतने महीनों से चाइना ने सिस्टम में क्या इंप्रूवमेंट्स किए हैं। ऐसे में आपको जानकर खुशी होगी कि इंडियन फार्मास ने चाइना में आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल और यहाँ तक कि वैक्सीन को एक्सपोर्ट करने के लिए भी हाथ आगे बढ़ाया है। खैर दोस्तों, अब सवाल ये है कि आखिर इस वेव के ओरिजिन के पीछे कारण क्या है। दोस्तों सबके पीछे यदि किसी चीज को सबसे बड़ा कल्प्रिट माना जा रहा है तो वो है चाइनीज गवर्नमेंट की जीरो कोविड पॉलिसी। हालांकि ये पॉलिसी पूरी तरह से गलत नहीं थी। इसने शुरुआती 18 महीनों में चाइना को बहुत इफेक्टिवली सर्व किया है। हाइपर स्ट्रिक्ट आइसोलेशन और इंटरनेशनल ट्रैवल बैन्स ने चाइना की 1.4 बिलियन पॉपुलेशन को उन भयंकर कैजुअलिटीज और सोशियो इकोनॉमिक डिसरप्शन से इम्यून करके रखा जिसकी चपेट में पूरी दुनिया आ चुकी थी। आपको याद होगा कि कैसे जब पूरी दुनिया कोरोना की डेडली वेव से जूझ रही थी उस समय चाइना काफी बेहतर परफॉर्म कर रहा था। वहां लॉकडाउन्स और रेस्ट्रिक्शंस पूरी तरह से लिफ्ट कर दिए गए थे और लाइफ पूरी तरह से नॉर्मल हो चुकी थी। लोग भारी मात्रा में शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट और बार्स में नजर आने लगे थे। लेकिन फिर अगस्त 2021 में चाइना में दस्तक दी एक हाईली कंटेजियस ओमिक्रॉन वेरिएंट ने। इस वेरिएंट के आगमन और चाइना की कोविड प्रोटोकॉल में लीकेजेस के चलते चाइना में नए इन्फेक्शंस की मानो बाढ़ सी आ गई। इसके चलते वहां की लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस ने सीसीपी की जीरो कोविड पॉलिसी को फॉलो करते हुए चाइना में हार्श लॉकडाउन्स और मास टेस्टिंग कैंपेन शुरू कर दिए। जैसे जैसे विंटर ओलंपिक्स अप्रोच कर रहे थे ये पॉलिसी और भी ज्यादा स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट की जाने लगी। इस दौरान चाइना ने लोगों के साथ बहुत हार्श मेजर्स अडॉप्ट किए। यदि किसी बिल्डिंग या एरिया में चंद केसेस भी पाए जाएं तो पूरे एरिया को सील कर दिया जाता था। किसी ऑफिस या स्टोर में कोई नया केस मिलता तो वहां के बाकी स्टाफ को कई कई दिनों तक वहीं पर शटडाउन कर दिया जाता था। जाहिर है कि ये सबसे लोगों के बीच डिसकंटेंट, सप्लाई चेन में सीवियर डिसरप्शंस और एक बड़े स्केल पर इकोनॉमिक वोज जनरेट हो रहे थे। लेकिन इस पॉलिसी का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट हमें आज देखने को मिल रहा है। असल में दोस्तों चाइना में सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि चाइना ने बाकी कंट्रीज की तरह लोगों के बीच हर्ड इम्यूनिटी जनरेट नहीं होने दी। यही कारण है कि चाइना में इन्फेक्शंस लगातार परसिस्ट कर रहे हैं। आपको बता दें कि हमारी बॉडी में मॉडरेट इन्फेक्शन सबसे बेस्ट वैक्सीन का काम करता है। दुनिया के बाकी देशों में जहां ये वायरस वाइड स्प्रेड हुआ और लोग उससे इन्फेक्ट हुए वहां लोगों के अंदर इसके अगेंस्ट एक नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप होती गई। लेकिन चाइना में लोग कई महीनों तक जीरो कोविड पॉलिसी के कारण आइसोलेटेड रहे, जिससे उनकी हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पाई। इसके अलावा जब यही काम आर्टिफिशियली वैक्सीन के थ्रू किया गया तो चाइनीज वैक्सीन की एफिशिएंसी बहुत पुअर प्रूव हुई। वो बात अलग है कि चाइना की दोनों वैक्सीन WHO के द्वारा बड़ी आसानी से अप्रूव कर दी गई थी और वहीं दूसरी तरफ इंडिया को इसके लिए बहुत लंबे समय तक वेट करना पड़ा था। चाइनीज वैक्सीन की इतनी पुअर परफॉर्मेंस आज WHO जैसे ग्लोबल मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म की क्रेडिबिलिटी पर भी बहुत से सवाल खड़े करते हैं।
खैर चाइनीज डेटा के अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी 90% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दिया, किंतु असल आंकड़े कुछ और ही कहानी बताते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार चाइना के 60 प्लस एज ग्रुप में 50% से भी कम लोगों ने वैक्सीन का बूस्टर डोज लिया है। वहीं 80 प्लस के एज ग्रुप के लिए यह आंकड़ा 40% से भी कम है। यानी चाइना की एल्डरली पॉपुलेशन का एक ह्यूज चंक पहले ना ही कभी इफेक्ट हुआ और ना ही वैक्सीनेट हुआ। तो जाहिर है कि आज ये इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है तो सबसे ज्यादा एल्डरली लोग ही इसकी चपेट में आ रहे हैं और इम्यूनिटी वीक होने के कारण डेथ रेट्स भी उसी एज ग्रुप में बढ़ रहे हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि चाइना को जब अपनी वैक्सीन की इनएफिशिएंसी का पता चल गया, उसके बाद भी इंडिया और कुछ वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा ऑर्डर्ड वैक्सीन को लेने से इनकार कर दिया। हाल ही में खबर आई कि चाइना ने जर्मनी से वैक्सीन इंपोर्ट करने की मंजूरी दे दी है। लेकिन अगर इन नई वैक्सीन से वैक्सीनेशन आज भी शुरू होता है तो चाइना जैसी ह्यूज कंट्री को वैक्सीनेट करने में कई महीनों का समय लग जाएगा। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर दिसंबर में ही ऐसा क्या हुआ कि अचानक ये केसेस इतनी तेजी से बढ़ने लगे। तो दोस्तों आपको याद होगा कि लास्ट मंथ चाइना में लोगों के बीच इस जीरो कोविड पॉलिसी को लेकर गुस्सा भड़का था। चाइना के लोगों का सब्र का बांध टूटता हुआ दिखाई पड़ा। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने खुद ये कहा कि प्रोटेस्ट उनकी पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज के इंटरप्टेबल इफेक्ट्स का फ्रस्ट्रेशन है जो ओवरफ्लो कर रहा है। असल में इस आग की चिंगारी एक फायर एक्सीडेंट से उठी। बात है 24 नवंबर की, जब चाइना के शिनजियांग प्रोविंस में एक बिल्डिंग में आग लग गई। ये फायर शॉर्ट सर्किट के कारण इस बिल्डिंग के 15th फ्लोर से शुरू हुई और देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग में फैल गई। बैरिकेडिंग और कोविड रेस्ट्रिक्शंस के कारण फायर एक्सटिंग्विशर्स टाइम पर वहां नहीं पहुंच पाए। इस पूरे इंसिडेंट को काबू में लाने के लिए 3 घंटे का समय लग गया। इसमें 10 लोगों की डेथ हो गई और लगभग इतने ही लोग जख्मी भी हुए। यहीं से लोगों में कई महीनों में पनप रहे गुस्से का एक्सप्लोजन हुआ। सोशल मीडिया के बाद लोग भारी मात्रा में सड़कों पर उतरने लगे और जीरो कोविड पॉलिसी के रैशनल पर सवाल उठाने लगे। 26 नवंबर तक प्रोटेस्ट की ये वेव शंघाई और बीजिंग जैसे बड़े शहरों में भी पहुंच गई। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को इन प्रोटेस्ट का डायरेक्ट टारगेट बनाया गया। शी जिनपिंग पर स्टेप डाउन करने का भी प्रेशर बनाया गया। दोस्तों आज आपको मीडिया में हर जगह ये न्यूज मिलेगी कि जैसे ही ये प्रोटेस्ट बढ़े, चाइनीज गवर्नमेंट ने प्रेशर में आकर रीओपनिंग का सिलसिला शुरू कर दिया। किंतु यदि आप फैक्ट्स पर नजर डालें तो आप पाएंगे कि चाइना इस सब की तैयारी इन प्रोटेस्ट से पहले ही कर रहा था। क्यों और कैसे, आइए देखते हैं। तो दोस्तों चाइना ने इन रेस्ट्रिक्टिव मेजर्स को रोल बैक करना अर्ली नवंबर में ही शुरू कर दिया था। नवंबर 7 को चाइनीज एनएचसी ने एक 10 पॉइंट अनाउंसमेंट रिलीज करते हुए कहा था कि लो से मिड रिस्क एरियाज में नेगेटिव कोविड-19 टेस्ट दिखाना मैंडेटरी नहीं होगा। यहाँ आपको बता दें कि हाई रिस्क एरियाज में नर्सरीज, एल्डरली केयर फैसिलिटीज और स्कूल शामिल थे। इसके बाद नवंबर 11 को एनएचसी ने 20 की गाइडलाइंस में जीरो कोविड पॉलिसी के कुछ रेस्ट्रिक्शंस ईज आउट कर दिए। फिर 30 नवंबर को चाइनीज सिटी गुआंगझोउ में कोविड-19 से रिलेटेड बहुत से लॉकडाउन्स और टेस्टिंग रिक्वायरमेंट्स को खत्म किया। इसके बाद सिमिलर मेजर्स शंघाई, बीजिंग और देश की बाकी मेगा सिटीज में भी अडॉप्ट किए गए। यानी अब चाइनीज गवर्नमेंट कोविड-19 के प्रति एक जीरो टॉलरेंस अप्रोच के बदले एक ऐसा अप्रोच अपना रही थी जहां पर होम आइसोलेशन पर ज्यादा जोर दिया गया और केवल सीरियस केसेस में ही हॉस्पिटल्स का ट्रीटमेंट अलाउ किया गया। फाइनली दिसंबर 7 को चाइना ने एक फाइनल शॉट लेते हुए पूरे देश भर से कोविड-19 के रेस्ट्रिक्शंस को लूज कर दिया। लॉकडाउन को मेजर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट घोषित कर दिया गया और देश के अलग अलग कोने से हाईली रिप्रेसिव हेल्थ कोड हटा दिए गए। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि रिलैक्सेशन लेट नवंबर में हुए लार्ज स्केल प्रोटेस्ट के डायरेक्ट रिजल्ट नहीं थे। हालांकि इन प्रोटेस्ट ने प्री एग्जिस्टिंग ट्रेंड्स को इंटेंसिफाई जरूर किया, लेकिन इस रिलैक्सेशन की असल कहानी कुछ और ही रही। इसको समझने के लिए 3 की वेरिएबल्स पर गौर करने की जरूरत है। तो दोस्तों यहाँ पहला वेरिएबल है 20th पार्टी कांग्रेस का कंक्लूजन, जिसमें शी जिनपिंग ने पार्टी सेक्रेटरी के रूप में अपना 3rd टर्म सिक्योर किया। दोस्तों अभी तक पार्टी लीडरशिप की प्रायोरिटी में देश में मैक्सिमम स्टेबिलिटी को इंश्योर करना और किसी भी तरह के ऑपोजिशन को अवॉइड करना शामिल था। देश की पुअर इकोनॉमिक ग्रोथ और उनके की ट्रेडिंग पार्टनर्स जैसे कि यूएस, ईयू और इंडिया के साथ बिगड़ते रिलेशंस के बीच वो रीओपनिंग और उससे होने वाली पोटेंशियल डेथ से होने वाला पॉलिटिकल फॉल आउट अफोर्ड नहीं कर सकते थे। लेकिन लेट अक्टूबर में जब उनकी लीडरशिप कंफर्म हो गई तब उनके पास इस रिस्क का सफिशिएंट मार्जिन था। इसको हम पुल फैक्टर्स कह सकते हैं। इसके बाद दूसरे वेरिएबल में कुछ पुश फैक्टर्स शामिल थे। जैसा कि हम जानते हैं कि इन हार्श मेजर्स से चाइनीज इकोनॉमी, सिविल सोसाइटी और एडमिनिस्ट्रेशन को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। 2022 के सेकेंड क्वार्टर में चाइनीज इकोनॉमी का ग्रोथ रेट 0.4% रह गया, जो पिछले 2 सालों में सबसे कम था।
मास लॉकडाउन्स फैक्ट्रीज, रिटेल बिजनेसेस, सप्लाई और लॉजिस्टिकल चेन्स को डिस्ट्रॉय करते जा रहे थे। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 20% तक पहुंच गया था। दोस्तों, ये इकोनॉमिक बैकक्लैश चाइनीज गवर्नमेंट के लिए एक वर्स्ट पॉलिटिकल टर्बुलेंस का न्योता दे रहा था। तो चाइनीज गवर्नमेंट को अब इस पॉलिसी को डिसकंटिन्यू करना ज्यादा सही लगा। इसके बाद थर्ड वेरिएबल था फिजिबिलिटी। एक एस्टिमेट के मुताबिक दिसंबर 2022 तक चाइना में पर पर्सन एवरेज नंबर ऑफ वैक्सीन्स 2.42 तक पहुंच गई थी और फुल वैक्सीनेशन रेट 89.27% पर था। वो बात अलग है कि ये वैक्सीन्स असल में इनएफिशिएंट प्रूव हुई, लेकिन इस स्टेज पर रीओपनिंग करना उनको एक प्रैक्टिकल ऑप्शन दिखाई पड़ रहा था। तो इन्हीं फैक्टर्स ने लेट अक्टूबर में चाइनीज लीडरशिप की मीटिंग्स को शेप किया और उसका आउटकम हमें अर्ली नवंबर में चाइना के कोविड-19 अप्रोच की शिफ्टिंग में नजर आने लगा। तो दोस्तों, हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि चाइनीज गवर्नमेंट की जीरो कोविड पॉलिसी तो एक ब्लंडर थी ही, किंतु आज उसका ये सडन विड्रॉल उससे भी बड़ा ब्लंडर साबित हो रहा है। दोस्तों, अब अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में प्रेजेंट सिचुएशन काफी हद तक नॉर्मल है और उम्मीद है कि टाइमली एक्शंस लेने के कारण सिचुएशन अंडर कंट्रोल ही रहने वाली है। इंडियन वायरोलॉजिस्ट और एम्स के डायरेक्टर का कहना है कि चाइना की इस रिसेंट क्राइसिस से इंडिया को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज इंडिया की 95% से ज्यादा पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड है और इंडिया में इस वायरस को लेकर हर्ड इम्यूनिटी भी एक बड़े लेवल पर डेवलप हो चुकी है। और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक ये वेरिएंट पहले के वेरिएंट जितना रिस्क भी नहीं है। इसको घर पर रहकर नॉर्मल ट्रीटमेंट से क्योर किया जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों को ही बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। इंडियन गवर्नमेंट इस डायरेक्शन में टाइमली स्टेप्स लेती हुई ऑलरेडी नजर आ रही है। इंडिया की सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स ऑलरेडी एक अलर्ट मोड पर आ चुकी हैं। पब्लिक प्लेसेस पर मास्क को मैंडेटरी कर दिया गया है। एयरपोर्ट्स पर इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए RT-PCR टेस्ट मैंडेटरी कर दिया गया है और इन्फेक्टेड पर्संस को आइसोलेशन के लिए भेजा जा रहा है। स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर हॉस्पिटल में मेडिसिन, बेड्स, वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की एडिक्वेट सप्लाई इंश्योर करने पर जोर दिया गया है। ट्यूसडे यानी 27 दिसंबर को पूरे देश में एक इमरजेंसी मॉक ड्रिल भी ऑर्गेनाइज की जा रही है। इसमें देश के अलग अलग स्टेट्स की कोविड प्रिपेयर्डनेस को इवैल्यूएट किया जाएगा। इसमें टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट के फॉर्मूला पर जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने फिलहाल के लिए एक पोटेंशियल लॉकडाउन के रूमर्स को डिनाई कर दिया, लेकिन हम चाइना के इस वेव के हेल्थ इंपैक्ट से भले ही इम्यून हो, किंतु यदि ये वेव चाइना की इकोनॉमी को और ज्यादा नुकसान पहुंचाती है तो उसका इम्पैक्ट इंडिया पर भी जरूर होगा। और पिछले कुछ एक्सपीरियंसेस की माने तो चाइनीज गवर्नमेंट लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए हमारे बॉर्डर्स पर भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। यानी इंडिया के लिए चाइना की ये वेव ट्विन चैलेंजेस पोज कर सकती है। तो फिलहाल हमारे पास अपनी सेफ्टी को हर पॉसिबल वे में इंश्योर करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। हमें चाहिए कि हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स के रूप में पास्ट से सीखते हुए इस बार वक्त रहते सभी प्रिकॉशंस फॉलो करें, बिकॉज इट्स ऑलवेज बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। एंड विद दिस सेइंग माय फ्रेंड्स, आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं और जाने से पहले, जैसे कि मैंने वीडियो के पहले भाग में बताया था कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, तो उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, China's repeated COVID waves bears potential economic and security ramifications for India. Discuss. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।